हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र जो 2023 का है। इसमें 67वीं से लेकर के जो है आपको आने की 68वीं तक जो है यानी कि 1992 से 2022 तक का इसमें जो है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो पूर्वावलोकन हल प्रश्न पत्र शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें जो है जितने भी जो है यानी कि साइंस का जो प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम आज के सेशन को इसमें शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो न्यूट्रॉन जो होता है फ्रेंड्स, यह हाइड्रोजन जो है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है और भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन में जो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो प्रोटियम जो होता है हाइड्रोजन को कहते हैं और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में होते हैं न्यूट्रॉन, जबकि हाइड्रोजन में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंगस्ट्रम है, तो एंगस्ट्रम जो है क्या है, तो यह जानते हैं कि एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है यह किसकी इकाई है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दूरी की। दूरी की इकाई को हम लोग प्रकाश वर्ष, यह इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किसमें मापते हैं, तो यह हो जाएगा हर्ट्ज में। आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापते हैं और आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है और एक समान मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को ध्वनि को सुन सकता है। इसी को जो है श्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में जो प्रयोग किया जाता है क्वार्टज क्रिस्टल, वह क्या होता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो होता है यानी कि SiO2 होता है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इसमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका जो है वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्टज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज में क्या माना जाता है, तो हर्ट्ज में क्या माना जाता है, तो फ्रेंड्स हर्ट्ज को जो है आवृत्ति मापते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति को जो किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आवृत्ति जो है कैसा मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसके संकेत को HZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और समान मनुष्य का जो है सुनने की क्षमता होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, तो विद्युत शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वाट। वाट जो है यह विद्युत शक्ति की इकाई है। यहाँ पे विद्युत शक्ति जो है P बराबर कार्य बटे समय होता है और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है, तो दृश्य तरंगे जो है जो हम लोग देखने में मदद करते हैं उसकी जो है कितना होता है, तो यह 3900 एंगस्ट्रम से जो है 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। जो इसके बीच की जो है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगे को सीमा दिया गया है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच। चलिए इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश से संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। समान तौर पर इसकी सीमा जो है 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर एंगस्ट्रम में यह मान 3200 एंगस्ट्रम से 6600 एंगस्ट्रम होगा।
तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस सीमा को 380 से 700 नैनोमीटर बताता है और एनसीईआरटी पुस्तक में देखा जाता है तो इसकी सीमा जो है 400 से 700 नैनोमीटर लिखा गया है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस प्रसार के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण निम्न में से किस प्रसारण में दिखता है? तो सौर विकिरण जो है यह 400 से 700 नैनोमीटर तक देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से जो है 20 का राइट आंसर अभी व्याख्या ऊपर देखें। आर्द्रता किसकी उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है यह हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। और अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर और आर्द्रता कहेगा तो हाइग्रो। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडलियों की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है, जबकि हाइड्रोमीटर जो है द्रव या जल के तुलना घनत्व की माप किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। दाब की इकाई क्या है? तो दोस्तों दाब की इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूटन पर वर्ग मीटर, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिससे होता है और जिससे पास्कल भी होता है दाब का मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक अभी हमने देखा कि क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, न्यूटन मीटर यानी कि पास्कल भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यानी कि पास्कल। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सा हो जाएगा? तो दाब। दाब जो है यह अदिश राशि है, जबकि बल, वेग, त्वरण जो है यह सभी सदिश राशियां हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सभी क्या है? सदिश राशियां हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो फ्रेंड्स विकृति का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ये याद रखिएगा। यहाँ पे किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं और विकृति जो है एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सही कथन का चुनना है, तो सही कथन इसका हो जाएगा कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, क्योंकि लाल प्रकाश जो है यह दूरी ज्यादा बनाकर चलता है, इसीलिए यह ज्यादा दूर तक जाता है। जबकि बैगनी प्रकाश जो होता है यह जो है बहुत धीरे यानी कि ज्यादा यानी कि बल टकराता है, जिससे जो है बहुत कम दूरी तक जाता है। और लाल प्रकाश बहुत कम बल टकराता है, इसीलिए ज्यादा दूर तक जाता है। तो इसीलिए होता है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और वह आवृत्ति सबसे अधिक है, जबकि लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना का कारण क्या है? जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंगीन दिखाई देती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर देगा प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। किसके कारण? तो व्यतिकरण के कारण। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा को जो है न्यूक्लियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक जो होता है परमाणु का केंद्रक होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होता है, उसी को न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिसका कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 kg होता है और इसकी खोज जो है क्रमशः अर्नहेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं?
तो एक ठोस से, जैसे कि कपूर हो गया फ्रेंड, कपूर जो होता है कि इसको ठोस से जो सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में जो है परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाता है। द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदल जाता है। उस अवस्था को जो है परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो यह हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? तो वह ताप बिंदु जिस पर जो है ठोस, द्रव और गैस एक ही अवस्था में रहते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो त्वरित बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 2022 बीपीएससी 67 में पूछा गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है त्वरित बिंदु कहलाता है। उदाहरण के रूप में 611.657 पास्कल आंशिक वायुदाब पर 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्वरित बिंदु है और जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जलवाष्प एक साथ पाए जाते हैं। कॉस्मिक किरणें होती हैं। तो फ्रेंड्स कॉस्मिक किरणें क्या होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें जो होती है कि चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। कॉस्मिक किरणें जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये जो है उच्च ऊर्जा को आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से गति करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द को प्रयुक्त करता है? तो जी जो होता है इसे जो है जनरेशन कहा जाता है। 2G, 3G, 4G, 5G, 6G तक पहुंच गया है तो जी जो होता है यह जनरेशन को नियुक्त करता है, यानी कि 2G दूसरी पीढ़ी के बेतार संचार प्रौद्योगिकी है और 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार जो है रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाट ने वर्ष 1935 में पहली बार प्रायोगिक रडार जो है रेडियो डिटेक्टिंग एंड द रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था और द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। गॉड पार्टिकल, तो गॉड पार्टिकल जो है यह हिग्स बोसॉन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? हिग्स बोसॉन ने। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू और हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगर्ट को वर्ष 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? तो सर सीवी रमन को जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार यह 1930 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 1930 में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें जो 1930 में जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह नोबेल पुरस्कार भारत संबंध में विजेताओं को दिया गया था। चलिए देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। अरविंद खुराना को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है भौतिक के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। मदर टेरेसा को शाब्दिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को जो अर्थशास्त्र में जो है यह दिया गया था 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वी रामकृष्णन को जो है रसायन के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अंतिम बार 2019 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो टेलीस्कोप की खोज जो है यह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, गैलीलियो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार जो है राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, राइट ब्रदर्स के द्वारा।
राइट ब्रदर्स ने जो हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो माइक्रोन जो होता है कि वह 10 के पावर -3 होता है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1/1000 को जो है 1/1000 mm को जो है 1 माइक्रोन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो 40 डिग्री सेल्सियस का जो है मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यहाँ पे बनाया गया है कि F बराबर 9/5 C + 32, जहाँ C सेंटीग्रेड तापक्रम तथा ये फ़ारेनहाइट का तापक्रम है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किस में होता है? तो यह आपका किया जाता है ऑप्शन नंबर 4, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। एक मिश्रण से जो है पदार्थ को अलग करने में जो है क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग करते हैं। किसी मिश्रण में विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग करते हैं। लोलक की काल अवधि कितना होता है? टाइम पीरियड। तो लोलक की जो काल अवधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लोलक की काल अवधि जो होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि सरल लोलक की काल अवधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है, जैसे कि T बराबर होगा 2π√L/G। यहाँ जो है पाई और जी नियतांक है और लोलक की काल अवधि लोलक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल का गुणनफल क्या होता है? तो बल का गुणनफल जो होता है यानी कि क्या होता है? तो F बराबर m होता है, तो यानी कि मास गुने त्वरण। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m और वह u वेग से गति करते हुए तो t सेकंड के बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि mv - mu/t। तो यह बराबर mv - u/t, जहाँ बराबर ma, जहाँ a जो है a बराबर v - u/t है। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो त्वरण जो है यानी कि एक्सेलरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा v - u/t होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो फ्रेंड्स सदिश राशि जो नहीं है तो आपका हो जाएगा 4। आयतन जो है यह सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है, जबकि बल, वेग, विस्थापन, ये त्वरण, ये सभी क्या है? तो सदिश राशि है, जबकि आयतन जो है ये अदिश राशि है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सदिश राशि वे राशियाँ होती है जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती है, जैसे कि विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिणाम बताती है लेकिन दिशा नहीं बताती है, इसीलिए आयतन एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v, तो उसका संवेग mv होगा और संवेग और वेग का अनुपात mv/v, यानी कि v भी खत्म हो जाएगा तो v यानी कि m बजाएगा, तो द्रव्यमान हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है कि 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर बराबर होता है और 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो पिको जो होता है यह 10 के पावर -12 ग्राम होता है। 1 पिको बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -12 ग्राम होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है बल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता, अतः उस समय फर्श पर जो उसका द्रव्यमान फर्श पर उसके द्वारा लगाया गया बल जो है 0 होता है। यदि एक पंखा, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक साथ ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है तो क्या होगा? तो जब हम कोई भी चीज़ को जो है ऊपर से जो है स्वतंत्रतापूर्वक यानी कि जो निर्वात में गिराते हैं तो सभी जो क्या होता है कि एक साथ जमीन पर पहुंचता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि तीनों जो है
एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। क्योंकि निर्वात है, वहाँ पे हवा नहीं है, तो कितना भी भारी और हल्का गिराएंगे तो क्या होगा, सभी एक साथ गिरेंगे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद एक साथ ऊंचाई के से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्योंकि उनका अंतिम वेग जो होता है v बराबर √2gh होता है, उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है, तो यह क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, इसके जो है चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, ठोस द्रव या गैस या वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा में अनुदिश दोलन करते हैं। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग करते हैं, तो नेप्थलीन क्या होता है कि एक ऊर्ध्वपातन होता है, तो इससे हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन द्वारा। क्योंकि नेप्थलीन जो होता है यह खुला छोड़ देने पर यह उड़ जाएगा और रेत बच जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स कि नेप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे जो है वाष्प में बदल जाता है, यानी कि बिना तरल में बदले सीधे जो है गैस में बदल जाता है, ठोस से सीधे गैस में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। विद्युत की शक्ति की इकाई होता है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, तो वाट होता है, यानी कि 4 इसका राइट आंसर वाट। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर जो है W/T यानी कि कार्य बटा समय होता है, और विद्युत शक्ति की इकाई वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो सही सम्मिलित नहीं है तो वोल्ट मीटर विभवांतर मापते हैं, एमीटर से विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, और गैल्वेनोमीटर या विद्युत प्रतिरोध गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध नहीं मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग एक छोटी विद्युत धारा या उससे प्रकाय को मापने के लिए किया जाता है, और विद्युत प्रतिरोध का मापन जो है ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्यथा प्रश्नगत युग्मक अन्य जो है प्रश्न में दिया गया जो ऑप्शन है बाकी सही है, जबकि जो है 4 ऑप्शन गलत था। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह जो है मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए जो है यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 वाट का बल्ब, बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक बिजली का खर्च किया होगा, अगर 100 वाट का बल्ब जो जलाते हैं 10 घंटे तो बिजली का खर्च क्या होगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि kWh हो जाएगा, तो यानी कि 10 × 10 100 × 10 हो जाएगा, तो 1000 वाट घंटा हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट। 1000 वाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो इसका मान 4.70 किलो ओम हो जाएगा। इसका जो बनाया गया है कि कुल बराबर होता है, कुल प्रतिरोध बराबर 1.403 किलो ओम, R बराबर हो जाएगा R1 बराबर 2 किलो ओम, R1 बराबर हो जाएगा 1 + R1 + 1/R2। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो है 4.70 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो एक समान शुष्क सेल में जो है विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। एक समान सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि समान शुष्क सेल के विद्युत अपघट्य को जो है अमोनियम क्लोराइड होता है। डायनेमो क्या होता है, तो डायनेमो फ्रेंड्स ये होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो को ही जनरेटर कहते हैं। जनरेटर देखे होंगे कि जो है इसी को डायनेमो उसमें लगा हुआ था, तो उसमें जो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित कर देता है और डायनेमो में आर्मीचर यानी कि चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर जो होता है यह जो है विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर रहेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अगर वही डायनेमो होता तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमीटर द्वारा। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड कि एमीटर जो है विद्युत धारा का मापक यंत्र है और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मापन करने वाला उपकरण है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारा को एमीटर में मापते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, अभी मैंने देखा कि विद्युत धारा को जो एमीटर से मापते हैं यानी कि बी हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका होता है। तो यह हो जाएगा आपका एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म के माध्यम से जो है प्रकाश के 7 रंग को अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंगों में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। ये 7 रंग होते हैं। तो किससे अलग करते हैं, तो प्रिज्म के माध्यम से। अगला प्रश्न किया यदि किसी एनेक में लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर है जिसके प्रतीक डी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस एफ को मीटर में व्यक्त करें तो 1 डी बराबर 1 मीटर पावर -1 है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1 डी कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है और अभिसारी लेंस की क्षमता प्लस तथा अपसारी लेंस की क्षमता माइनस होती है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए 1 बटा होता है लेंस की क्षमता हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। चुंबकीय सुई की तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई जो है यह हमेशा जो है उत्तर की ओर संकेत करती है, हमेशा उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को जो नली में तंतु को गर्म करके करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड कि श्वेत प्रकाश प्रदीप्ति ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है और ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। ये पराबैंगनी किरणें नलिकाएं की आंतरिक सतह पर लेपित प्रदीप्ति पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। तो आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार जो है यह किस कार्य के लिए दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी कि यह ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इनके नियम के आविष्कार हेतु जो है 1921 में जो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, यूरेनियम को। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है और यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस विधि द्वारा। तो कमरे को जो ठंडा जो है संपीड़ित गैस को छोड़कर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है और जिससे क्या होता है, कमरा ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ से बना होता है। तो तार जो होता है यह शीशा और टिन का बना होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। शीशा और टिन का जो है मिश्र धातु से जो है जो फ्यूज बना होता है वो तार
को जो है फ्यूज शीशा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। चलिए इसको व्याख्या देखते हैं। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है, यह इसे रांगा या शीशा, टीन, लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है और लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट जैसे ही होता है, अतिभारण यानी ओवरलोडिंग होता है, तो वोल्टता वृद्धि अधिकता के कारण क्या होता है कि यह परिपथ जो धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है, जिससे क्या होता है कि फ्यूज गल कर टूट जाता है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सामान जो होते हैं उपकरण नुकसान होने से बच जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक देखा जाए तो पारा होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो कुचालक होते हैं, जैसे कि लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन सभी धातु ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन जो है अन्य धातुओं की तुलना में लेड, शीशा एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। और लेड की ऊष्मा चालकता लगभग जो है 34.7 वाट पर एमके, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता जो है लगभग 8.31 डब्ल्यू पर एमके होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा, अनेक पारा। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो अतिचालक कहने का मतलब होता है कि सबसे उसमें शून्य पारगम्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञान H.K. ओनिस ने जो है 1853 से 1926 में प्रतिरोध का ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातु के कुछ नमूने को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसको विद्युत प्रतिरोध की माप की, और ओनिस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केवी के यानी कि केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यूनतम तापों पर अनेक अन्य तत्वों और यौगिक के भी ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। और अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसीलिए उसमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचालन में अतिचालकों के दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गर्म करने पर जो है अर्धचालक का प्रतिरोध। तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है कि घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अगर इसका जो चालकता पूछता तो बढ़ जाता। चालकता क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोध पूछा गया है तो यह क्या होगा कि घट जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड। तो अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? कम जाता है। याद रखिएगा। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि? तो इसका कारण होता है कि लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा जो है अच्छा चालक होता है, इसीलिए जो है हमें लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छूने पर लोहा का गुटका अधिक ठंडा लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहा का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि? तो गर्मी के दिनों में जो पंखा का होता है कि हमारे जो शरीर से निकलने वाला जो पसीना होता है उसकी वाष्पीकरण को तेज कर देता है, जिससे जैसे जो है पसीना जल्दी जल्दी सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही कमरे में जो है रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो कमरा क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा। क्या होगा? थोड़ा कमरा जो होता है क्या हो जाएगा? गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा।
कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि तापमान क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। जैसे ही कमरा में जो है हम लोग रेफ्रिजरेटर होता है उसको दरवाज़ा खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास, यहाँ पे बताना कि गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे दिया गया कि दिया है कि एल्क्रेनी को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न में कथनों में विकल्प सी जो है कथन सही नहीं है क्योंकि एल्क्रेन को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, न कि रेशम का, न कि जो है कपास से निकलता है। रेयान को सामान्यतः जो कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर विकल्प ए, बी, डी कथन सही है जबकि सी गलत हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो उसके जो है बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को जो है क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जब एक सरल आवर्त तरंग की किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इस दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदल सकता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो है वेग, गति, तरंगदैर्घ्य और पूर्णांक बदल जाता है जबकि उसकी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया गया तो जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। तो पढ़ने में जो काम आने वाले ग्लास लेंस होते हैं यह उत्तल लेंस के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या दी है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि की दूर करता है और दीर्घ दृष्टि युक्त कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी को उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति के अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि वह दर्पण कौन सा होगा। तो बड़ा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि अवतल दर्पण यानी कनकेव जो है मिरर में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त होता है, इसीलिए जो है यानी कि हजामत बनाने वाला अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ध्वनिक का वायु में वेग अनुमानतः होता है। तो ध्वनिक का जो वायु में वेग कितना होता है तो अनुमानतः देखा जाए तो 332 मीटर पर सेकंड होता है, 332 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे अनुमानतः दिया लगभग तो बी हो जाएगा 330 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है और ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थिति जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर देखा गया माध्यम और जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का ताप बताया गया है। तो यहाँ पर ताप दिएगा शुष्क वायु में जो 0 सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकंड होता है और जो है शुष्क वायु जो है 25 डिग्री ताप पर जो है 346 होता है। हाइड्रोजन जो है 25 डिग्री पर 1284 मीटर पर सेकंड होता है। आशुद्ध जल जो होता है 25 डिग्री पर 1498 होता है। समुद्री जल जो है ये 25 डिग्री तापमान पर 1531 मीटर पर सेकंड होता है और स्टील जो होता है ये 25 डिग्री तापमान पर 5960 मीटर पर सेकंड होता है और एल्युमिनियम जो होता है 25 डिग्री तापमान पर 6420 होता है और लोहा जो होता है 25 डिग्री तापमान पर 5950 मीटर पर सेकंड होता है और कांच जो फिलांट कांच वो 25 डिग्री तापमान पर इसमें ध्वनि की चाल 3980 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो यह आपका क्या हो जाएगा। तो 73 के आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है।
लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय तरंगों द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर जगह। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणु पर प्रकाश पड़ने से यह प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्ण कर देते हैं और इस प्रकीर्ण में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे पीले नारंगी और लाल वर्ण में प्रकाश जो है प्रकीर्णित होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। चलिए फिर से देखते हैं। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणु पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं और इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में देखा जाए तो हरे पीले नारंगी और लाल वर्ण में प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। इसके कारण रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को समझा जाता है किस रूप में? तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय में खुले आकाश में तारे टिमटिमाने के कारण तारों के प्रकाश के पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी पर होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। और उसका आयतन जो है न्यूनतम भी होता है। 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 50 डिग्री सी का जो मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर दिया गया सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। F बराबर 9/c और c प्लस 32। प्रश्नानुसार F बराबर 9/5 गुने 50 प्लस 32। या इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भर बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो तब क्या होगा? तो जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उसका जो है जल स्तर नहीं बदलेगा, जितना है उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है और अतः बर्फ के टुकड़े पिघलने पर वह जल उसी आयतन में पूरा कर लेगा और इसी प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा, अपवर्तित रह जाएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है और पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है क्योंकि उसकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ही होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। तो सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होता है? श्यानता का मतलब होता है घाना हो जाएगा। तो शहद जो है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। इसके व्याख्या देखते हैं कि जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। तो शहद जो है ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है और श्यानता का क्रम निम्नलिखित में हो जाएगा। शहद हो जाएगा, उसके बाद खून, उसके बाद जल, उसके बाद वायु हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पर दिया गया है कि कुछ तत्वों की श्यानता। तो जल की श्यानता 20 डिग्री ताप पर 1 होता है और जो है 100 डिग्री ताप पर भी 0.3 होता है और रक्त का जो है 37 डिग्री ताप पर जो 2.7 होता है और शहद का 20 डिग्री ताप पर 200 श्यानता होता है और वायु का जो है 0 डिग्री ताप पर 0.017 होता है और 40 डिग्री ताप पर वायु का जो होता है 0.019 होता है। महासागर में ऊंची तरंगें कैसे आती है? तो महासागर में जो ऊंची तरंगें होती है चंद्रमा के कारण आती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चंद्रमा जो होता है नज़दीक होने के कारण होता है कि यह ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स कि महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है, उससे के आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है और सूर्य के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल उतना प्रभावित नहीं होता है कि जितना कि चंद्रमा का। इसी कारण जो होता है कि महासागरों में उचित तरंगें चंद्रमा के कारण आती है। आता है दोनों के कारण, लेकिन सबसे अधिक आता है चंद्रमा के कारण, क्योंकि जो है उसका जो है पृथ्वी से नज़दीक होता होने के कारण। अगला प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो उसका जो है भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जब किसी
जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाने का कारण क्या होता है, उसका जो होता है कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। इसका व्याख्या दिया गया है कि प्रेशर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तन में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी उबलने का तापमान 120 सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर ऊर्जा निम्न में से किसके कारण सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा जो है यह सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है और इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है और पृथ्वी और अन्य ग्रहों सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग मिलता है और पृथ्वी को लगभग 4.5 गुने 10 के पावर -8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है, तो नाभिकीय संलयन के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और नाभिकीय विखंडन ये परमाणु ऊर्जा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो यह जो है आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष का दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम कब होता है, वर्ष दीर्घतम कहाँ पे होगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो पर। प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है जिसके कक्षीय परिक्रमण काल 248 यानी कि लगभग देखा जाए यानी कि 248 जो है पृथ्वी वर्ष होता है, इसी के कारण वर्ष दीर्घतम होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे का वेग क्या होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती है यानी कि जो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। किसके चाल के बराबर, तो प्रकाश की चाल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की चाल। वे तरंगे जिन्हें संचालित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने का समय कितना है। तो यह जो है 8.5 मिनट लगता है यानी कि देखा जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है लगभग। चलिए इसको देखते हैं, व्याख्या देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.31 मिनट यानी कि 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड है। तो चूंकि जो है निकटतम विकल्प 8.5 मिनट है अर्थात 8 मिनट 30 सेकंड दिया गया है, तो अतः इस प्रश्न के लिए विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। सूर्य से जो है पृथ्वी की औसत दूरी जो है 1.5 गुने 10 के पावर 7 किलोमीटर है। अब प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 499 सेकंड लगभग जो है 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्रक में विकल्प सी को माना है, लेकिन प्रश्न में जो है उपयुक्त कोई नहीं है, विकल्प मौजूद है, अतः विकल्प इसका ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, सटीक उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा तो बृहस्पति हो जाएगा और सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। और सौर मंडल का एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह कहते हैं और शनि ग्रह जो है इसमें बलयों की संख्या होती है शनि ग्रह में। तो चलिए इसके व्याख्या देखते हैं फ्रेंड। व्याख्या दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है और बृहस्पति का औसत व्यास कितना है, तो 1,39,822 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो जो है फास्ट
फास्ट जो है यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक, सी और प्रोटॉन जो है कंप्यूटर की भाषा, लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो फिलामेंट के रूप में जो है टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। साधारणतया मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षा कम होती है। अतः उस ताप पर इनका शीघ्रता से ही ऑक्सीकरण दहन नहीं होता है। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि समान विद्युत ताप युक्तियों में होता है और ताप दीप्त लैंपों के तंतुओं का निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम और सिलिकॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे जर्मेनियम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध कमान चालक एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच होता है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपद्रव मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिसका उपयोग जो है ट्रांजिस्टर में होता है। परमाणु नाभिक में अवयव होते हैं। तो परमाणु को नाभिक में जो क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। गलत है। नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। ये प्रश्न में विकल्प एक कथन सही नहीं है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन धनावेशित कण और एवं इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण है। संख्या समान होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से जो उदासीन होते हैं, परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहर कक्षा में क्या होता है कि चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि इसका व्याख्या देखते हैं। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अन्य सभी ऊर्जा स्रोत के नियमित अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है यह नाभिकीय विखंडन पर है, और हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है कि भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्व में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो हाइड्रोजन बम अभी हमने बताया कि अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अपक्रिया है पर आधारित है, जिसमें छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुख होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में जो है रेडॉन गैस नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाई जाती है। बिजली की खपत जो है, बिजली की खपत बिल किसमें मापन आधारित होता है? तो बिजली की खपत जो है यह किसमें आधारित होता है? तो ये हो जाएगा वाट में, यानी कि क्या इसमें? तो वाट हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा होता है, तो वाट में मापा जाता है। अतः जो है विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो फ्रेंड्स, सबसे भारी धातु देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तो बी हो जाएगा, यूरेनियम। ऑप्शन के अनुसार यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम सबसे भारी धातु, इसका परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार
238.08 है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो इनसेट 2A जो है यह 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं कि इनसेट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया।